हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ ली थी। और जल्दी से मुझे बताएंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार जल्दी से पुराना रिवीजन बताइए, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं। तो हमने देखा था जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होने चाहिए और एक सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको देंगे तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका हमें टाइप 2 पढ़ना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट यदि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए ए ये रिएक्टेंट है, एरो का मतलब समझते हैं, एरो जिस साइड में जा रहा है उस साइड में बनते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए टूट जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, ऐसे डी, मतलब ए ऐसा रिएक्टेंट है, ए एक ऐसा सिंगल रिएक्टेंट है जो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट ऐड हो रहे थे, प्रोडक्ट सिंगल मिल रहा था। डीकम्पोजिशन जस्ट उल्टा है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा होगा। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, डीकम्पोजिशन कंपोजिशन डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हाँ एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.5, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में एक बार बस मैं चेक कर लूँ क्लास रिकॉर्ड पे है, जब तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो एक्टिविटी 1.5 करते हैं इसको। इसमें बच्चों ये एक बच्ची है जो बर्नर के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं। चलिए, कल आपको पढ़ाया गया था, एक होता है फेरिक। फेरिक, पहली बात, जो फेरस फेरिक दोनों कंपोनेंट है, आयरन के लिए लिखा जाता है और आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। ठीक है, एक होता है फेरस। इन दोनों का अंतर मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, कल भी आपको बताया था। ठीक है, फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है, याद कर लीजिए। फेरस Fe अगर आयरन पे +2 चार्ज होगा तो उसे हम फेरस कहेंगे। ऐसे ही आयरन पे अगर +3 चार्ज होगा तो बच्चों उसे हम फेरिक कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। फेरस है तो +2, फेरिक है तो +3। बच्चों इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, जरा समझिएगा और कुछ कहानियों को। अगर आपके पास कॉपर है +1 में, क्योंकि कॉपर +1 और +2 दोनों में होता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉपर अगर +1 में है तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रस। क्यूप्रस अगर कॉपर +2 में है तो इसे कहते हैं क्यूप्रिक। तो बेटा ये देखो ऐसे ही बन रहा है ना, फेरस और फेरिक की तरह, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो समझो, अगर कम प्लस चार्ज है जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है, कम वाले को देखो, Fe पे +2 है, कॉपर पे +1 है, तो हम इस पे लगाएंगे अस, OUS। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, जैसे यहाँ पे Fe पे +3 चार्ज है। ठीक है, ये देखो Fe पे +3 चार्ज है, कॉपर पे +2 चार्ज है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट या प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें लास्ट में इक लगा देंगे, जैसे यहाँ फेरिक हो गया या क्यूप्रिक हो गया। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नेमिंग करना है, नेमिंग के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको दिया है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला जल्दी से बना के बताइए। फेरस मतलब Fe पे कितना चार्ज होगा, +2। देखो साइड में लिखा है, फेरस मतलब Fe पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, अच्छा सल्फेट बताओ, सल्फेट पे जल्दी से कितना चार्ज होता है, SO4, उस पे होता है -2 चार्ज। फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए, जितना प्लस चार्ज हो उतना ही माइनस चार्ज हो, कैंसल आउट हो जाता है। तो बेटा जी आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, फेरस सल्फेट ले रहे हो। समझिएगा कहानी को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रहे हो, लिखा है साफ साफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल।
बेटा क्रिस्टल ले रहे हो तो कैसे फॉर्म में होगा, क्रिस्टल कैसे फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, चाहे चीनी के क्रिस्टल देख लो, चाहे नमक के क्रिस्टल देख लो, ऑल आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने लिया है फेरस सल्फेट, यहाँ नीचे लिखा भी है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट है। इसको आप क्या कर रहे हो, देखो बर्नर लिया है, बर्नर की फ्लेम पे एक टेस्ट ट्यूब में इसको रखा है, टोंग से पकड़ा है और इस फेरस सल्फेट को हम बर्नर में जला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जला रहे, टेस्ट ट्यूब में रख के जला रहे हैं, डायरेक्ट जलाएंगे ऑब्वियस बात है हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में रख के इसको टोंग से पकड़ के, चिमटे से पकड़ के, ताकि हाथ हमारे ना जलें, और फेरस सल्फेट को जलाया जा रहा है। ठीक, तो इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, हीट, या फिर एनर्जी का कोई फॉर्म देना पड़ता है। तो फेरस सल्फेट को अगर तोड़ना है, देखो तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, और हम पढ़ेंगे इनको हीट चाहिए होती है तो हीट देनी पड़ती है, और अगर इनको हम हीट देंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। अभी पढ़ाऊंगा इसको आगे। फिलहाल के लिए आप फेरस सल्फेट को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, हीट चाहिए। हीट देके ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप मुझे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएं। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेरिक ऑक्साइड, मुझे जल्दी से फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ जल्दी से देखो, फेरिक, फेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों, Fe+3, ये चीजें अभी बताई हैं जस्ट, तो ध्यान से अगर क्लास में सुनेंगे तो आपको इस चीज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फेरिक, फेरिक Fe पे है +3 चार्ज को हम फेरिक कहेंगे, और ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। याद है वो टेबल दी थी, याद करने को कही थी। ठीक है, जिसमें आपको सारे चार्जेस गिवन है, और जो बच्चे डायरेक्टली फोर्थ क्लास देख रहे हैं, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, जो फोर्थ क्लास देख रहे हैं तो प्लीज पहले 3 क्लासेस जरूर देख लें, पहले 3 क्लासेस जरूर देख लें, उनसे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो Fe यहाँ +3 में, तो मैं इसके नीचे 3 लिख देता हूँ, ऑक्सीजन -2 में तो उसका चार्ज 2 लिखता हूँ, मैंने रूल सीखा था, ये 3 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे। जल्दी से देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Fe के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 3। तो बताओ फेरिक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe2O3। रटने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ समझने वाली बात है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाना आता है तो हम किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी नेम को इजीली लिख सकते हैं। आपका काम है वीडियो को देखना, उसके बाद 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करिए प्रॉपर। ठीक है, और जो बच्चे डिटेल में वीडियो चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उनके डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे इन क्लासरूम, उनका होमवर्क भी प्रॉपरली चेक होगा। ठीक है, चलिए, तो Fe2O3, और यहाँ से निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में यहाँ से निकलेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए, तो उसको बैलेंस भी कर देते हैं। देखिए लेफ्ट में मतलब रिएक्टेंट की साइड में, अच्छा पहली बात क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, यस एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, वो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल होगा, और जो ब्रेक होगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में। अच्छा ये SO2 है, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, बेटा देखो 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड हो गया, इस वाले का नाम क्या बन जाएगा जल्दी से बताएं, तो उसका नाम बन जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन तो ट्राईऑक्साइड। बहुत सरल सी बात है। चलिए, तो बात को यहाँ पे आपको जो समझना है क्या, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक सिंगल आपके पास सब्सटेंस होगा या रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक हो जाएगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, साथ में उसको डीकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हमने देखा था ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी का ही फॉर्म है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम हीट भी देते हैं, लाइट भी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी करते हैं। चैप्टर के अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब जरा बच्चों इस एक्टिविटी में देखिए, ये जो बच्ची है, ये यहाँ से निकलने वाली जो गैस है, इसको देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। तो हाथ से गैस को धीरे धीरे अपने नोज के पास ला रही है, डायरेक्ट हमें गैस को स्मेल नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा। गैस हमारी नोस्ट्रिल्स को नुकसान कर सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ से गैस को थोड़ा सा अपने ऊपर लेके आते हैं, अपनी नाक की ओर लेके आते हैं, और स्मेल करके देखते हैं क्या इसमें से कोई गैस निकल रही है। तो यस, इसमें से जो गैस निकल रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। और बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बहुत तीखी स्मेल होती है, ठीक है ना, बहुत तेज स्मेल होती है, और तुरंत आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें से एक व्हाइट कलर की गैस निकल रही है, वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। और हमारी इंडस्ट्रीज में से जो पॉल्यूटेंट वाली गैस होती है ना बच्चों, वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ही होती हैं। और यही कारण होती है, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे,
एसिड रेन का। यही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कारण होती है एसिड रेन का। हम पढ़ेंगे कि कैसे पानी के साथ कंबाइन हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये मिलकर बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 बना देता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट फिलहाल के लिए आप समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो फेरस सल्फेट है बच्चों, फेरस सल्फेट जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, Fe, Fe, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ रहा है? सल्फेट के साथ, SO4 2 माइनस के साथ जुड़ने के बाद ये बना रहा है FeSO4। और बच्चों FeSO4 के ग्रीन क्रिस्टल होते हैं। कैसे क्रिस्टल होते हैं? ग्रीन क्रिस्टल होते हैं, बात ध्यान रखना। दैट मींस इस टेस्ट ट्यूब में आपने जो यहाँ फेरस रखा है ना, देखो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ जो फेरस रखा है ये कैसे कलर का होगा? ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसको हीट करते हैं तो उसका ग्रीन कलर आप देखेंगे गायब हो जाएगा, है ना, और ये व्हाइट कलर के पाउडर में फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपको मिल जाएगा। जबकि ये व्हाइट नहीं होगा, मैं कहूँ थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का होगा और आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है और ये गैस आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। हम चैप्टर नंबर 2 में इस बात को पढ़ेंगे भी कि यहाँ पे जो FeSO4.7H2O लिखा है तो हम समझेंगे कि इस FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे। डेट मींस के साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अटैच्ड हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहेंगे, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसका नाम बन जाएगा फेरस सल्फेट। 7 है, 7 के लिए लिखते हैं हेप्टा, और वाटर है तो हाइड्रेट, तो उसका नाम बन जाएगा, देखो पूरा नाम लिख देता हूँ, इसका नाम बनेगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मतलब होता है 7, और हाइड्रेट हेप्टा हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी होता है। बच्चों आपने पढ़ा है वाटर, वाटर को हम हाइड्रस भी कहते हैं और एक्वस भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बना रहा है तो एक्वस कह देते हैं, और किसी के साथ अटैच्ड हो रहा है तो उसको हम हाइड्रेट कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर पानी का कोई सॉल्यूशन बना रहा है, पानी में अगर कोई सॉल्यूशन बना रहा है उसको हम एक्वस कहते हैं, और पानी का मॉलिक्यूल अगर किससे अटैच्ड हो रहा है तो उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। तो पानी के 7 मॉलिक्यूल यहाँ अटैच्ड हो रहे हैं Fe के साथ, इसलिए इसका नाम बन गया फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, आप जब इसको हीट करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल पहले लूज करता है, फिर धीरे-धीरे ब्रेक होता है Fe2O3 में, बताया था ना, फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाता है। साफ-साफ लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड क्या है? एक सॉलिड है, बाकी SO2 SO3 क्या है? गैस है, और गैस के रूप में आपको निकलते हुए दिखता भी है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको इस एक्टिविटी में समझाया, ठीक। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी समझते हैं। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट कल भी पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जल्दी से सभी लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है। याद कीजिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एग सेल, अंडे के सेल का भी यही फॉर्मूला होता है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। मार्बल का भी ये फॉर्मूला होता है, उसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और मार्बल को संगमरमर भी कह देते हैं, ठीक है। तो संगमरमर का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। एग के जो बाहर का सेल है उसका भी यही फॉर्मूला है। और याद कीजिए, मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे वो क्या चीज थी जिसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही थी और वो व्हाइट वॉश बन जा रहा था, और व्हाइट वॉश का फॉर्मूला भी CaCO3 ही था। जो चूना दीवार पे लग जाता है, सूख जाता है, उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही था। याद है हमने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, उसकी रिएक्शन ने पानी के साथ कराई थी तो बना रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम भी कह रहे थे। और वो स्लेक लाइम ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? लाइमस्टोन बनाता है, जिसको हम चूना पत्थर वगैरह भी कह सकते हैं। चलिए, तो जो बच्चों लाइमस्टोन होता है, समझिएगा, ये जो लाइमस्टोन होता है इसको भी अगर मैं हीट कर दूं, हीट करने के बाद ये डीकम्पोज हो जाएगा, और देखो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में मिल जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ही आपका क्या है? लिख देता हूँ पूरा नाम इसका भी, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को याद है कल पढ़ा था, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम हिंदी में से बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और बुझे हुए चूने को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल के साथ, पानी के साथ कराई जाती है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जल्दी से बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने में, दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम पानी से रिएक्शन करा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? पढ़ाया गया था, याद कीजिए जल्दी से, ठीक है। क्या था? हीट निकल रही थी, आपने देखा था बीकर छूकर, बीकर वाली एक्टिविटी देखी थी।
तो बीकर छूकर देखा था, वहाँ से हीट निकल रही है, अगर वहाँ से हीट निकल रही है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एक्ज़ोथर्मिक हो जाएगी। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्ज़ोथर्मिक होती हैं, ठीक है? चलिए, तो डिकम्पोज़िशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने डिकम्पोज़ करा। मैंने आपको बताया डिकम्पोज़िशन करने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, ठीक है? क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। अच्छा, देखो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो बच्चों, तो आपको ऑब्वियस बात है मार्क्स चाहिए, ठीक है? आप चीज़ों को याद भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो ध्यान रखिए जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उन सभी का नाम क्लियरली आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका नाम लाइमस्टोन तो लिखा है, आप उसके साथ-साथ इसको पूरा मेंशन करके लिख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट भी है। इट इज़ आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे यहाँ से कौन-सी गैस निकल रही है? प्रॉपर इसको मेंशन कर दीजिए लिख के, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो रही है। ठीक है? चलिए, अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ से, देखो ये अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्लास में केवल वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, मेन चीज़ है कि आप बातों को सुन भी रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा रॉ मटेरियल सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ करा जाता है? तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड ही है, जो सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ करा जाता है। कहाँ यूज़ करा जाता है? सीमेंट फैक्ट्री में। तो कैल्शियम ऑक्साइड वह रॉ मटेरियल है जो सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ करा जाता है। दैट मीन्स वो कच्चा पदार्थ जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। अब सीमेंट का फ़ॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें एल्यूमीनियम, कैल्शियम वगैरह मिक्स होते हैं। ठीक है ना? तो सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यही क्विकलाइम होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यहाँ पे हम टाइप देखते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म थर्मल थर्मल वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों क्या? हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है? ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है? और थर्ड हम पढ़ेंगे लाइट, जिसको हम फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। इन सब के अर्थ भी बताऊंगा फिलहाल। टाइप्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें पहला पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है? तो इसमें एक्टिविटी 1.6 आपको दी गई है। इस एक्टिविटी को करते हैं, समझते हैं। सेम, एक टेस्ट ट्यूब लिया, से आपने टोंग चिमटे से पकड़ा है। ठीक है? इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है लेड नाइट्रेट। क्या लिया है बच्चों? लेड नाइट्रेट। जल्दी से मुझे बताएंगे लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? याद कीजिए, लेड नाइट्रेट ये हमने एक एक्टिविटी में भी करा था। उसमें लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई थी, तो हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला था, याद है? और जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का पीपीटी था। ठीक है? और मैंने बताया था पीपीटी आपको पढ़ाऊंगा, आगे आपको पीपीटी पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो चलिए देखो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है? और जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है देख लो, लेड उस पे +2 चार्ज होता है, टेबल याद करने को दी थी। ठीक है? और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, इस पे होता है माइनस चार्ज। तो लेड पे है +2 चार्ज और नाइट्रेट पे है -2 चार्ज। ठीक है? तो मैं 2 इसके नीचे लिख देता हूँ, 1 इसके नीचे लिख देता हूँ, क्रॉस करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा, Pb के नीचे आ जाएगा 1 और NO3 के नीचे आ जाएगा 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको क्या कर रहे हो बेटा? सेम वही काम कर रहे हो। देखो, आपने लेड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट। तो जो कर रहे हो बस उसके ऊपर लिख दो। ठीक? और हम जानते हैं हीट किसी रिएक्शन में दे रहे हैं तो ये लेड नाइट्रेट ब्रेक हो जाएगा। अच्छे, ब्रेक होगा तो क्या क्या मिलेगा? तो देखो आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है? आपको क्लियरली ये सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। ठीक? साथ में मिलेगा NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और साथ में बच्चों हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस। ये 3 कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है? लिख देता हूँ, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। सारी चीज़ों का नाम लिखते हुए चलें। ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है? ये है आपका लेड ऑक्साइड, ये है आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है? और ये ब्रेक हो रहा है NO2। देखो, CO2 था कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 था सल्फर डाइऑक्साइड, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और O2 आप जानते हैं ये तो ऑक्सीजन होता ही है जो हमें चाहिए। ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, देखो, ये देखो इधर पिक्चर में, ये देखो ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकल रही हैं बच्चों, यही ब्राउन कलर की फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है? तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपको देता है। तो समझिए ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, तो कौन सी गैस निकल रही है? NO2, और ऑक्सीजन तो कलरलेस होता है, वो तो साथ में निकलता रहेगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो देखिए, क्या ये
एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो कहेंगे यस सर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, क्योंकि सर यहाँ पे एक हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, और जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उसको हम डीकम्पोजिशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये थर्मल डीकम्पोजिशन है? यस, ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यस इट इज ए थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चलिए चेक करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ ऑक्सीजन 3 2 6 है, यहाँ पे 2 2 4 और एक 5 है, ठीक है? 6 बनाने के लिए मैं पहली बात तो चलो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 ये रहे 4 और 2 ये रहे 6 हो गए इधर भी, 6 हो गए इधर भी, ठीक है? चलिए अब जरा आगे देखो, मैं यहाँ पे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो पीबी हो गए 2, तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बट अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 या 6, 2 जा 12 हो गए भाई। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 हो गए। अब यहाँ भी तो ऑक्सीजन 12 भी बनाने पड़ेंगे। देखते हैं जरा 12 बनता है क्या? ये हो गए 2 ऑक्सीजन, ठीक है? और ये हो गए 2 4, ये हो गए 6। अच्छा, इसको मैं 2 लिख देता हूँ और 2 मान लेता हूँ फिलहाल। 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन 4, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 4 ये हो गए, 4 2 जा 8, ठीक? देख लो इधर फिर से, 2 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक? 2 ऑक्सीजन ये रहे 4 और 4 2 जा 8, मतलब ये 12 इधर हो गए, 12 इधर हो गए। यस, ठीक? और कुछ रह गया बैलेंस करना? अब तो मुझे लगता नहीं और कुछ बैलेंस करना रह गया, ठीक है? आई थिंक ये बैलेंस हो गया। 2 पीबी है, NO3, N कितने हैं यहाँ पे? N है ट्वाइस और 2 4, ठीक है? यहाँ भी 4 N है, ऑक्सीजन, ठीक है? यस, इट इज बैलेंस्ड, तो ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है? चलिए, अगर बैलेंसिंग में किसी को कोई डाउट है तो बैलेंसिंग में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमने लिखा ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, अभी बताया था एंडोथर्मिक, एंडो, एंडो देखो दो वर्ड है, एक्सो, एक्सो मतलब होता है निकलना, हीट का निकलना, है ना? और एंडो मतलब देना, अंदर करना, तो अंदर करने से इस चीज को याद कर सकते हो कि एंडो का मतलब है हीट देना, ठीक? तो ऐसी रिएक्शन जिनको करने के लिए आप हीट देंगे, है ना? जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस अच्छा खासा भाई रखा था, क्रिस्टल था, ठीक? बट जैसे ही आपने इसको हीट दिया ये टूट गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें डिकम्पोज हो गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करनी पड़ी? हीट देनी पड़ी, और जिस भी रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब या हीट इज गिवन करके भी लिख सकता हूं, हीट इज गिवन या हीट इज एब्जॉर्ब, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। फिर से समझो, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब हीट का निकलना, ऐसी रिएक्शन जिसमें से रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट निकलती है। एग्जाम्पल दीजिए, याद कीजिए, हमने कल पढ़ा था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, याद है? CH4 मीथेन था, उसकी रिएक्शन हमने कराई थी ऑक्सीजन के साथ और वो कन्वर्ट हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने बताया था जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे एक ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में हीट मिलेगी, और आपको ये भी बताया था गाड़ी किस तरीके से चलती है, वो जस्ट एक प्रोसेस आपको बताया था, ठीक है? अब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, और ये सारे जितने भी अभी एग्जांपल पढ़े हैं, देखो, चाहे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चाहे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हो गया, ये दोनों ही या तीनों ही एग्जांपल किसके हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन के, ठीक है? आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इसमें सेकंड डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो बच्चों, ये जो वर्ड बना है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो वर्ड, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो वर्ड शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का ही, और इसमें एक और वर्ड जुड़ा है लाइसिस। बच्चों लाइसिस का मतलब ही होता है टू ब्रेक, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है? ये सब यूरोपियन लैंग्वेज है। तो लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ने को, ठीक है, ब्रेक करने को, डिकम्पोज करने को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो बेटा जी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है? तो ये है एक्टिविटी 1.7, करते हैं इसको। ये डायग्राम दिया है, समझते हैं। इसमें जल है, और जल को आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आप ब्रेक करके देख रहे हैं, डिकम्पोज करके देख रहे हैं। चलिए ब्रेक करके देखते हैं। आपके पास है जल, बच्चों जल का फॉर्मूला H2O, क्लियर है? चलिए इसको डिकम्पोज कर रहे हैं,
तो डिकम्पोज कर रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इसके ऊपर लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके ऊपर लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एक्टिविटी समझाऊंगा, फिलहाल समझिए। जब जल के मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो बेटा जल बना किससे था, कल भी पढ़ा था, कल याद है हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनाया था। आज उल्टा पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल या एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, ये हमने देखा भी। तो बेटा कल हमने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपको जल का मॉलिक्यूल दे रहे थे। आज हम जस्ट इसका उल्टा पढ़ रहे हैं। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस, या मैं बोलूं इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, सॉरी नॉट द वर्ड हाइड्रोलाइसिस, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर वाटर का मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है दो, प्रोडक्ट में भी दो है, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में वन है और साइड में टू है। तो मैं रिएक्टेंट साइड में टू से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन तो टू हो गए, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन टू है, बट हाइड्रोजन टू टू या फोर हो गए, तो मैं भी यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो मेन बात समझनी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि वाटर का जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, पानी का जब मैंने विद्युत विघटन करा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, तो मुझे क्या मिला कि हाइड्रोजन मिले हैं टू, देखो 2H2 मतलब टू टाइम्स मिला है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना मिला है, देखो ऑक्सीजन केवल वन मिला है, ऑक्सीजन के आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो वन मिला है। ठीक है, अब काफी बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो O2 लिखा है, कोई बात नहीं, आप O को 2 ही लिख लीजिए, बट यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन भी 2 है, बट उधर 2 भी तो है, दैट मीन्स 2 into 2 हाइड्रोजन 4 है। चाहे आप सिंपल ऐसे समझ गए तो भी अच्छी बात है कि 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 1, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि O2 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है। तो दोनों ही बात से आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोजन है, जितना ऑक्सीजन है अगर 2 है तो उसका डबल हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, उसका डबल हाइड्रोजन 4 है। तो हमें एक्टिविटी 1.7 से ये बात क्लियर होती है कि भाई जब मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा। तो समझिएगा, जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, आ जाइए एक्टिविटी पे, हमने एक बैटरी ली है 6 वॉट की। बच्चे स्विच का साइन होता है, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि स्विच का साइन होता है, स्विच ऑन ऑफ सब कुछ बताया जाएगा। एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। ठीक है, कैथोड जनरली ऐसा मान के चलते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे जनरली पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ बैटरी से हम इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर हमें यहाँ पे खाली जगह मिल रही है बच्चों, ये खाली जगह है, देखो यहाँ तक तो पानी भरा है, ये देखो ये सारा जल भरा है, ये जो ऊपर खाली जगह बची है, ये ऊपर खाली जगह बची है, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ फिर से समझिएगा। देखो यहाँ तक ये पूरा पानी भरा है, अब आप ऊपर देखिए, यहाँ ये खाली जगह भरी है, और आपको पता है जहां भी खाली जगह होगी, अगर अर्थ पे हैं और अर्थ पे जहां भी खाली जगह होती है, खाली जगह का मतलब गैस होती है, तो देखो एक तरफ ऑक्सीजन भरी है और एक तरफ हाइड्रोजन भरी है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों? एक बात देखिए बच्चों, जितना ये ऑक्सीजन भरा है, देखो इस वाले को मैं कलर कर देता हूँ एक बार, ये देखो जितना ऑक्सीजन भरा है, हाइड्रोजन उसका लगभग डबल भरा है, देखो डबल है, इट इज ट्वाइस अमाउंट। समझ में आ रहा होगा, देखो इधर इधर साइड में बनाया था, ये अगर ऑक्सीजन इतना भरा हुआ है तो बेटा हाइड्रोजन देखो उसका डबल भरा हुआ है, ऐसे डबल भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर को ब्रेक करेंगे, तो हाइड्रोजन मिलेगा 2 टाइम्स और ऑक्सीजन मिलेगा 1 टाइम्स। तो ध्यान रखिए, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमेशा ट्वाइस मिलेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1 मिलेगा। और आपको यहाँ से ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। बच्चों बैलेंसिंग इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंसिंग क्लियर आइडिया देता है कि किसका अमाउंट कितना मिलेगा और किसका अमाउंट कितना। और जैसे ही आप क्लास 11th में साइंस पढ़ेंगे तो क्लास 11th में साइंस में ये जो हम यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हैं, इस बैलेंसिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, चाहे शुरू के ही चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक, खैर फिलहाल क्लास 10th पे ही आते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ। आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे एक बैटरी ली है, बैटरी में आपने जैसे ही बैटरी बैटरी क्या काम करेगा, करंट देने का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम वाटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो वाटर का जब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वाटर के डिकम्पोजिशन से दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है हाइड्रोजन, दूसरा मिलता है ऑक्सीजन। जब वाटर का डिकम्पोजिशन किया जाता है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स मिलेगा, ऑक्सीजन 1 टाइम मिलेगा। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप देख पा रहे हैं इस वाले में हाइड्रोजन भरा है और इस वाले में ऑक्सीजन भरा है। ठीक है, चलिए
अगर आपको इतनी बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप कहोगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हेल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें एग्जांपल दे सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, और साथ में अगर आप ये रिएक्शन लिख के दिखाओगे तो बच्चों उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मान लो पूछा जाएगा सिंपल कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस या व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, तो आप सिंपली कहोगे कि डीकंपोजिशन हेल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अच्छा क्वेश्चन, किस ये बताइए क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो यस, फिर से चेक कीजिए सर ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। जैसे ही मैंने यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो बच्चों ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट देखो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा उसको हम डीकंपोजिशन कहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं ताकि आपको इमेज भी दिखे और आप आंसर भी दे पाए। तो व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, तो बच्चों ये एक्टिविटी 1.7 ही है, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको इस एक्टिविटी में एक जगह पे गैस डबल दिख रही है, ठीक है, इस वाली गैस से, और ऐसा क्यों हो रहा है ये बोल रहा है। ठीक है, वाई वाई पूछा हुआ है, तो आप कहोगे दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ये हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और एक तरफ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा, कुछ बातें और ध्यान में रखनी, और अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बोलेगा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हो तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और फिर ये पूछेगा बताइए एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और उसको याद रखने का तरीका बच्चों ये होता है कि कैथोड पे जनरली माइनस चार्ज मान के चलते हैं और हाइड्रोजन पे जनरली प्लस चार्ज होता है। और हमने एक कहानी क्लास 6-7 से पढ़ी है कि अगर आपके पास अपोजिट चार्ज हैं तो वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए अपोजिट पोल हैं, अपोजिट पोल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने पढ़ा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे कैथोड पे है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे है प्लस चार्ज, तो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसी की वजह से कैथोड पे हाइड्रोजन जमा होगा। सिमिलरली एनोड, एनोड पे जनरली कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो आपको पता है अगर ऑक्सीजन पे माइनस है तो कहाँ जमा होगा, प्लस पे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है ये तो पूछ ही रहा है, एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई बताइए कैथोड पे कौन सी गैस मिली है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में, और एनोड पे कौन सी गैस आपको मिल रही है। ठीक, अच्छा, फिर ये बोल रहा है जो डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट हुई है उस गैस का नाम बताइए। बताइए कौन सी डबल अमाउंट में हुई है, तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में हुआ था, चाहे आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं, और ऑक्सीजन सिंगल अमाउंट में हुआ था। तो नेम द गैस, डबल वाली गैस का नाम पूछ रहा है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और जो बच्चे क्लासरूम में ज्वाइन है वो उसका होमवर्क जो है मुझे क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे, इस आंसर लिख के मुझे क्लासरूम में पोस्ट कर देंगे, और बाकी बच्चे चाहे तो मुझे कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, थर्ड इज फोटोलाइटिक। देखो लाइटिक और लाइसिस वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइटिक और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है। और फोटो वर्ड जो है, ये फोटो वर्ड बना है लाइट से। किससे बना है, लाइट से। और लाइटिक का मतलब अभी बताया टू ब्रेक। दैट मीन्स अगर आप लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो उसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक। तो समझो जो हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, डीकंपोजिशन कर रहे हैं, तो डीकंपोज करने के लिए, डीकंपोजिशन या डीकंपोज करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, डीकंपोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे तो वो हीट की फॉर्म में है, चाहे वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में है, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। अगर हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो उसको हम थर्मल एनर्जी कह देंगे, और उस डीकंपोजिशन को थर्मल डीकंपोजिशन कह देंगे। लाइट के प्रेजेंस में अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम फोटोलाइसिस कह देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कह देंगे। आई थिंक ये बातें आपको साथ के साथ याद भी हो रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चों एक्टिविटी 1.8, इसमें समझिए आपको कह रहा है फोटोलाइटिक हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये देखो सनलाइट आ रही है,
ठीक है, ये एक चाइना डिश है जिसको हम चीनी मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं। इसमें रखा है सिल्वर क्लोराइड। क्या रखा है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये जनरली आपको व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। अच्छा, कैसे फॉर्मूला बना? तो बच्चों Ag पे +1 चार्ज होता है इन जनरल और Cl पे -1 चार्ज होता है। प्लस माइनस चार्ज कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला सिंपल AgCl बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको पाउडर मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक, इसको हम कर रहे हैं फोटोलाइसिस, तो चाहे तो आप यहाँ फोटोलाइसिस लिख सकते हैं या फिर आपकी इच्छा है आप इसे सनलाइट भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। या फिर सिंपली आप लाइट भी लिखना चाहते हैं तो भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये AgCl जो होता है सॉलिड, इसमें जैसे ही आप फोटोलाइसिस आप प्रोवाइड कराएंगे या फोटोन, जनरली फोटोन का मतलब ही लाइट होता है। ठीक है, तो सनलाइट जैसे ही आप पास कराएंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको ब्रेक होके मिल जाएगा Ag सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में होता है और प्लस साथ में यहाँ मिल जाएगा Cl2 गैस। ठीक है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं कि जो व्हाइट कलर है, जब ये व्हाइट कलर का पाउडर है दैट मीन्स ये सिल्वर क्लोराइड, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड है ये। ठीक है, ये कैसे कलर का पाउडर था बच्चों? ये व्हाइट कलर का पाउडर था और जैसे ही आपने इसको लाइट प्रोवाइड करी तो ये टूट गया, ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया? सिल्वर और क्लोरीन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ Cl2 है तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब Ag भी 2 हो गए तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस भी कर दी। अब जरा समझिएगा कि इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है सिल्वर और यहाँ पे मिल रहा है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि जो व्हाइट कलर का था AgCl, जैसे ये डिकम्पोज हुआ तो बच्चों क्लोरीन तो गैस है, ये क्लोरीन गैस तो यहाँ से उड़ जाएगी, वेपराइज हो जाएगी और जो बच गया कटोरी में वो क्या बचेगा? सिल्वर। तो बताइए अब ये व्हाइट कलर कैसे कलर का हो जाएगा? व्हाइट कलर कैसे कलर का हो जाएगा? बिल्कुल, ये जैसे या तो सिल्वर कलर का दिखाई देगा या इसको हम ग्रे कलर भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड ग्रे यूज़ करा है तो ग्रे कलर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिल्वर कलर भी लिखेंगे, दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ग्रे कलर एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप इसको ग्रे कलर लिखिएगा। फिर से सुनिए, आपके पास AgCl है, आपने लाइट पास कराई तो ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में। बच्चों क्लोरीन गैस होती है, गैस आपको पता है ऊपर उड़ जाएगी और नीचे जो कटोरी में बचेगा, चाइना डिश में जो बचा वो क्या बचेगा? सिल्वर। और वो कैसे कलर का होगा? ग्रे। तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रे में। और केमिस्ट्री की खास बात यही है कि कलर चेंज हो जाता है ना? चलिए, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो AgCl वाला कांसेप्ट है कि AgCl को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था। ये कांसेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था। डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अब जनरली यूज़ ही नहीं करते। अब तो हमारे पास कैमराज़ हैं, सीधा हम ऑब्वियस बात है सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, है ना? चलिए, और एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। बच्चों ऐसे ही AgBr ये भी जनरली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता था। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताएँगे। सेम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ब्रेक कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ब्रेक कर रहे हैं। बताइए, सेम ऊपर की तरह भाई किसमें टूट जाएगा? Ag सॉलिड प्लस Br2, Br2 बच्चों बट लिक्विड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रोमीन जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन इज अ लिक्विड। और ध्यान रखना ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, ऐसा नॉन मेटल है ना, ऐसा नॉन मेटल है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होगा एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेटा नाम लिखो उसका जल्दी से, क्या नाम बन जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? सिल्वर। ठीक है, ये है सिल्वर ब्रोमाइड और बच्चों ये क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? साथ में क्या दे रहा है? ब्रोमीन लिक्विड दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहा हूँ तो दोनों ही रिएक्शन फोटोलाइसिस है। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। लाइट के प्रेजेंस में यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक हो रहा है तो सेम यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब बाकी ये जो कहानी है ये जस्ट कट कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी से, आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, आपको बताया था ना एनर्जी चाहिए होती है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, और जो कि रिएक्टेंट को ब्रेक करता है। ठीक, फिर लिखा है ऐसी रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी को एब्जॉर्ब कराते हो, गेन कराते हो, उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, आपको बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि बच्चों कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है वो क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर हीट की कमी होगी। एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीट की कमी है। उस रिएक्शन को होने के लिए और हीट चाहिए, उस रिएक्शन को होने के लिए और हीट चाहिए।
इसलिए रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। तो समझिएगा एंडोथर्मिक जो होंगी जनरली ऐसा मान के चलो ठंडी रिएक्शन होंगी, है ना? अभी जनरली ऐसा मान के चलो, हालाँकि कंडीशन चेंज होती हैं, पर फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन ठंडी रिएक्शन है। उनको करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी हीट तो दैट मीन्स एंडोथर्मिक है। ऐसा इसको मान के चल सकते हैं। ठीक? चलिए, अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन्स हैं, आपको करने हैं, आपका ये होमवर्क है, जो आपने पढ़ा है, क्या आप इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ वन मीन बाय एक्ज़ोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? बता चुका हूँ, इनके एग्ज़ाम्पल आपको दे चुका हूँ, आप कट कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है? और याद भी करिएगा, ठीक? चलिए, हाँ, सेकंड, व्हाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन बताया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का? लिखिएगा जल्दी से कमेंट में और जनरली वीडियो जिसको भी पसंद आ रहा होगा, ठीक है? जनरली वर्ड जनरली मेरे साथ जुड़ चुका है, तो खैर जिसको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, वो इसे लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है? तो व्हाट आर decomposition reaction, why are the decomposition reaction are called opposite of combination reaction? Right equation for these reaction बताइए क्यों है उल्टा? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जबकि डीकम्पोजिशन में ऑब्वियस बात है एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा होता है। ठीक है, आगे, राइट वन इक्वेशन फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अभी ऊपर क्या पढ़ा था? ये तो पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे हमें डीकम्पोजिशन कराने के लिए हीट देनी पड़ रही है, थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट देनी पड़ रही है, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऊपर ये भी एग्जांपल देखे थे, जिनके नहीं समझ में आए एक बार बैक करके वापस सारे एग्जांपल को देखिएगा और फिर इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम barium hydroxide in a test tube, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of glass rod, touch the bottom of the test tube with your palm, what do you feel? कह रहा है आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, समझो बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक? फिर कह रहा है उसमें अमोनियम क्लोराइड जो है मिलाइए और फिर उसको ग्लास रॉड से मिक्स कीजिए, ठीक है? तो बेरियम क्लोराइड बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? BaCl2 होता है, ठीक है? अच्छा सॉरी, हाइड्रो ऑक्साइड बोला, नॉट क्लोराइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का ही बना देते हैं, BaOH का होल ट्वाइस। देखो कैसे बना फॉर्मूला, बेरियम पे है +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे है -1 चार्ज, ये है 2, ये है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BH2 बन जाएगा। कह रहा है इसमें मिलाइए अमोनियम क्लोराइड। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जनरली ये आप लैब में ही जाके कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये यूट्यूब पे भी आपको दिखाएँगे, मतलब हम क्लास में भी अगर इसको दिखाएँगे, तो ऑब्वियस बात है ठंडक आपको फ़ील नहीं होगी, जनरली इसमें ठंडक ही फ़ील होती है। अमोनियम क्लोराइड बच्चों जनरली मिक्स होकर किसी के साथ भी मिक्स होता है, तो जनरली ठंडा फ़ील कराता है। कैसा फ़ील कराता है? ठंडा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जो रिएक्शन ठंडी हैं, ठीक है? मतलब उनको कराने के लिए हमें हीट और चाहिए, तो ऑब्वियस बात है उनमें हीट की कमी है। तो उनमें हमें क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट देना पड़ेगा वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है? तो फिर से बता देता हूँ जल्दी से कि BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में मिलाते हैं। अच्छा, मैं इस रिएक्शन को पूरा करके भी लिख देता हूँ। ये बनता है NH4OH, ठीक है? और BaCl2। आपका होमवर्क नंबर 2 इस रिएक्शन को बैलेंस भी करके दिखाएँगे, ठीक है? होमवर्क नंबर 2 है, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, रिएक्शन भी मैंने लिख दी है, ठीक है? तो आपको ना ठंडा-ठंडा फ़ील होता है, कैसा फ़ील होता है? हाउ डू यू फ़ील? तो क्या कह रहा है हाउ डू यू फ़ील? तो आप लिख दो इट फ़ील कोल्ड या कूल, ठीक है? ठंडा फ़ील होता है, जो टेस्ट ट्यूब आप छू के देखेंगे बिल्कुल ठंडा-ठंडा सा वहाँ पे लगेगा। और मैंने आपको बताया जिस भी रिएक्शन में आपको ठंडा सा फ़ील होगा, तो आपको उसमें हीट देनी पड़ेगी, तो जनरली वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी, ठीक है? अब मुझे बता दें किसी बच्चे का कोई डाउट है, ठीक है? 2 क्लास और लूँगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अब जो डाउट्स हैं मैं डाउट्स लेता हूँ, और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? वो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।